हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी? सॉरी, ये लेक्चर नंबर 3 है, दूसरा लेक्चर बिल्कुल अभी अभी रिकॉर्ड किया। अच्छा, जो खिलाफत मूवमेंट थी वर्ल्ड वार वन के अंदर, जैसे हमें पता है कि अलायंसेस बन गई थी। तो जो अटोमन एम्पायर थी वो इटली के साथ थी, और जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो आपकी थी, सॉरी, अटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ थी, और इटली जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ थी। तो अब इस टाइम पे क्या था कि दोनों की आपस में जंग हो रही थी, बट इशू एक था कि जो मुसलमान थे वो, अब मैं तुम्हें ना खिलाफत का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम उस चीज़ से इतना अच्छा रिलेट नहीं कर पाएंगे मैं और तुम, क्योंकि हमारे ज़माने में तो कोई खिलाफत नहीं, ना हमारे माँ प्यो के ज़माने में कोई खिलाफत थी, उनके माँ प्यो के ज़माने में भी कोई खिलाफत नहीं, तो वो तो बहुत पुरानी चीज़ होगी, रिलेट ही नहीं कर पाते। बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी सऊदी अरब पे हमला कर दे, बेशक सऊदी अरब वाले जो अभी कर रहे हैं हमें उससे कितना ज़्यादा, मतलब हमें बुरे लगते हैं। आले सऊद, जो कि वो मतलब फ़लस्तीनों की हेल्प नहीं कर रहे, और जो यरूशलेम में हो रहा है यहूदियों के साथ वो टाइज बना रहे हैं अपने, बकायदा हम सबको पता है वो क्या कर रहे हैं। वो ट्रम्प के सामने वो जो ये वाला डांस किया था, तो वो करवा रहे हैं, और दुनिया की सारी बेगैरती वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिद्दा में क्या करें। बट अगर उस पर हमला हो जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लोगे तुम पूरी खिलाफत मूवमेंट समझ लोगे। अगर उन पे हमला हो जाए सऊदी अरब पे, हमें पता है हमारा मक्का उधर है, हमें पता है हमारा मदीना उधर है, हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा, हेट्रेड वाली फीलिंग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कि इन्होंने हमारे इस पे हमला कर दिया। अब उससे 10 गुना ज़्यादा फीलिंग अटोमन एम्पायर पे मुस्लिम्स की थी, क्योंकि मुसलम तब खिलाफत थी, खिलाफत एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है, और खिलाफत में मक्का भी था, मदीना भी था, आपका जेरूसलम भी था, यरूशलेम भी था। तो तीनों बहुत अच्छा, कुस्तुनतुनिया भी था। चार चारों चारों जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी जगहें थी जो मुसलमान के पास, सिर्फ अटोमन एम्पायर में। और उनके खलीफा की इज्जत भी थी। आज तो मोहम्मद बिन सलमान, उसको तो कोई घास ना डाले, वो जितना गंदा आदमी है, बट उस टाइम पे खलीफा की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो तुम इमेजिन कर सकते हो उस वक्त मुसलमानों की क्या हालत हुई होगी, कि जब उन्हें पता है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क उनके खिलाफ लड़ा है। तो इसमें हुआ क्या था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन 1914 से 1918 चली थी। अटोमन एम्पायर जो थी जर्मनी के साथ हो गई थी, और उसने लड़ा, तुर्की के खिलाफ किया, जो कि अटोमन एम्पायर खिलाई जाती थी, ताकि उसकी वजह से मुसलमान डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए। मुसलमान जो थे इंडिया के, उनको, हाँ ये वही आ गई सारी चीज़ें। अच्छा, पहले जो था टर्की, लाइक ब्रिटिशर जो थे, उन्होंने वादा किया था मुसलमानों से कि हम उनको थोड़ी रियायत दे देंगे, ठीक है, हम उनकी जो जो जगह कब्जा करेंगे वो वापस दे देंगे। अब ये उन्होंने किया नहीं, क्योंकि बगैरत लोग थे, क्यों करते। तो उसके बाद मुसलमानों ने एक डेलीगेशन भेजी अपनी, जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे, ताकि वो जाएं और उनकी मिन्नतें शिन्नतें करेंगे, भाई ये हमारे तरक्की को छोड़ दो, ठीक है। ये मुसलमानों ने करने का सोचा, और वो गए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि खिलाफत को एबॉलिश ना किया जाए, क्योंकि खिलाफत बहुत बड़ा सिस्टम होता है, मतलब काफ़ी सेक्रेड होता है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के दो पॉलिटिकल सिस्टम है, खिलाफत है कि इमामत हो, दोनों कॉन्ट्री हैं एक दूसरे के, बट दोनों मुसलमानों में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सारी जो सेक्रेट प्लेसेस हैं, मक्का, मदीना, यरूशलेम वगैरह, कुस्तुनतुनिया, वो रहेगी अटोमन एम्पायर के अंदर। और तीसरा, जो तुर्की है, उसको उसकी टेरिटरीज वापस दे दी जाएंगी, मतलब उसकी टेरिटरीज ना ली जाएंगी। इसमें गांधी ने भी साथ दिया था। गांधी जी को जितना मतलब बुरा बना के पेश किया जाता है, वो इतने बुरे भी नहीं थे, ठीक है। वेट, सॉरी, मैं कहीं चले गया था। अच्छा, जो गांधी जी है उनको इतना बुरा बना के पेश किया जाता है, वो इतने बुरे आदमी भी नहीं थे यार, वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल, एक डेमोक्रेटिक पर्सन थे। और मैं तुम्हें बात बताऊँ, हिस्ट्री में कोई चीज़ भी नहीं सही होती। ये अब कहते हैं जी तुम अब मैं वो चीज़ बता भी नहीं सकता इधर, उनके बारे में इतनी गलत गलत बातें मशहूर की, तुम जाके वैसे यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर लेना, डार्क रियलिटी ऑफ गांधी, तो शायद तुम्हें आ जाए। बट उनके सामने ऐसी गलत गलत बातें बनाई, बट असल में मतलब वो ऐसे भी आदमी रहे कि वो लाइक कप, वो कहते जब तक सबको नहीं कपड़े मिलेंगे मैं भी लाइक एक धोती में घूमूंगा, और ये वाला सारा उनका, ये कहते ये वाला सारा उनका निज़ाम था कि मैं भी ऐसा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। वो काफ़ी अच्छे आदमी थे, मगर अब उनके खिलाफ भी बातें बनाई, इतने बुरे नहीं हैं जितने वो हमें लगते हैं। कुछ बातें तो सब में बुरी होती हैं। अच्छा, जो खिलाफत कमेटी थी इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो लॉयड जॉर्ज जो थे, उनसे रिक्वेस्टें की, ताकि थोड़ा फेवरेबल, देखो लफ्ज लफ्ज से अंदाज़ा लगा सकते हो, टू रिक्वेस्ट हिम फॉर फेवरेबल ट्रीटमेंट विद टर्की। जैसे गुलाम अपने आका से नहीं कहता
कि यार इतना ज़्यादा ना मारना, और आप अभी भी ऐसे कर रहे हैं फ़लस्तीन के भी मामले में कि थोड़ी सी राहत दे तो ज़्यादा जोर का ना मारना। तो तब भी यही सिस्टम था, तब तो खैर खिलाफत थी, ओटोमन एम्पायर बहुत मजबूत थी, ये हाल नहीं था मुसलमानों का तब, बट चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, अब जो चीज़ है ना वो मज़े की चीज़ है, देखो। टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड व्हिच एम टू बायकॉट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। ये देखो, मतलब ये बायकॉट की आदत बहुत पुरानी है, ये उस ज़माने में भी बायकॉट ही किया था। उसके बाद हिजरत मूवमेंट स्टार्ट हो गई, इससे पता लगता है कितना सवेर मसला था। मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा था कि आप माइग्रेट कर जाओ, क्योंकि ब्रिटिश अंपायर में अब दीन प्रैक्टिस करना मुश्किल हो गया, तो लोग अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान वालों पे भी बोझ आ गया उन बेचारों पे, इतने ज़्यादा, तो आई थिंक 1000 की तादाद में गए थे, तो उधर बोझ आ गया, तो उधर उनकी मतलब उनको भी सफ़र करना पड़ा, मुहाजिरीन को भी, और जो उधर रहते थे उनको भी सफ़र करना पड़ा। उसके बाद थे जब खिलाफत एबॉलिश होगी तो काफ़ी ज़्यादा कमा अतातुर्क ने खुद ही कर दी, तो फिर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टॉप कर दी। कमा अतातुर्क के आया था लास्ट जो रूलर थे, ऑटोमन बादशाह थे, उनके बाद कमा अतातुर्क आया, वो एक डेमोक्रेटिक पर्सन था, उसने ख़त्म कर दी। उसने रिलीजन को भी ख़त्म करने की कोशिश की कि टर्की वाले बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाएं, जो कि आज हमें पता है टर्की वाले काफ़ी ज़्यादा लिबरल हैं, तो उसने ऐसी चीज़ें भी करने की कोशिश की। अच्छा, ये इम्पैक्ट क्या पड़ा खिलाफत मूवमेंट का? इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़े। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा, ये भी मजे की चीज़ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई मुसलमानों के अंदर ना वो जब एक मुक्का लगता है ना, तो दर्द की फीलिंग आती है, और दर्द की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुसलमानों में वो फीलिंग आ गई थी, लाइक खिलाफत टूट गई है, अभी हमारे यरूशलेम पे हमला हुआ है, हमें कितना ज़्यादा हर वक्त दिल बेचैन रहता है जब उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। बट मक्का मदीना और उस पर हो गया, उसके बाद ये सऊदी अरब वालों ने बगावत भी कर दी, और वो भी अपना तोड़ के, खिलाफत तोड़ के उन्होंने अपनी इधर बादशाहत कायम कर ली। तो ये हुआ, और उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा ये थे कि मुसलमानों ने जो बाइकआउट शाइकआउट किया था, उससे ब्रिटिश वालों ने को उनके खिलाफ गुस्सा हो गया। उन्होंने भी कहा कि जब हम जंग कर रहे थे तो पीछे तुम लोग ये जो है वो बदमाशियाँ कर रहे थे। तो वो नहीं होता कि एक पेरेंट की नज़र में, बाप की नज़र में एक बिगड़ी हुई औलाद होती है और एक अच्छी औलाद होती है, तो जो मुसलमानों का स्टेटस था वो उस वक्त बिगड़ी हुई औलाद का हो गया बादशाह ब्रिटिश एम्पायर के सामने। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे। आई एम श्योर कि मैंने लीव, अच्छा ये नेगेटिव इम्पैक्ट में ये भी था, मुसलमानों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले जी चिल्ड्रंस को पब्लिक गवर्नमेंट से निकाल दिया। अब यार ये सोचने वाली बात है, अगर तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसकी पिस्टल से उसको नहीं मार सकते अपने दुश्मन को, तो भाई वो तुम्हारी पिस्टल ही थी ना जो तुम उधर बच्चे पढ़ा रहे थे, उन्होंने पहला काम किया भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, वैसी पढ़ाई लिखाई का दिल नहीं करता, ठीक है, कोई भी मसला हो बच्चे निकाल दिए पब्लिक स्कूल से। ये अभी भी कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करें, अगर इसराइली प्रोडक्ट्स को आपने बायकॉट नहीं करना, फिर टेक्नोलॉजी को भी बायकॉट बंद। अच्छा जी, एजुकेशन में पीछे रह गए, और उधर भी यही हो गया। कम्युनल इफेक्ट्स भी इसके बाद बहुत ज़्यादा हो गए थे कि उन्होंने लड़ाई दंगे फसाद करने, मुसलमान और उसमें हो गए थे। मैं टाइम देख लूँ कितने की होगी कि वीडियो, ओ अभी 8 मिनट की है, तो अभी टाइम पड़ा है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद बहुत ज़्यादा लीडर्स के खिलाफ मूवमेंट की, उन्होंने एक अच्छा रोल किया फ्रीडम मूवमेंट में, और मुसलमानों में एक पावर आई, विल पावर आई कि यार ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, और ये इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया, मतलब मुसलमानों ने अपने आप को थोड़ा अलहदा समझना शुरू कर दिया था। उसके बाद कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़े बहुत पहले भी होते ही रहते थे, वो जब दो बहुत बड़ी कौमें एक जगह में पाई जाती है तो उनमें थोड़े बहुत होते हैं, बट वो और ज़्यादा बढ़ गए। वो और ज़्यादा कैसे बढ़ गए, लाइक आफ्टर द फेलियर खिलाफत मूवमेंट, कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स कम्युनिटीज इंटेंसिफाई। जो बहुत, दोनों जो लीडर थे, सिंसियर लीडर्स थे दोनों कम्युनिटी के, उसके बारे में डिस्टर्ब हो। कायदे आज़म, अच्छा कायदे आज़म अब कायदे आज़म ने क्या किया, कायदे आज़म ने कहा कि चलो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये इनकी वजह से फटे हो रहे हैं। कायदे आज़म ने कहा चलो यार फटे ख़त्म करने के लिए ना मैं अपने इलेक्टोरेट वापस दे देता हूँ। तो अच्छा जी, अच्छा कायदे आज़म ने फिर दिल्ली प्रपोजल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ले लो इलेक्टोरेट, मगर उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ NWFP सिंध और बलोचिस्तान को है जो बना दिया जाए। मगर जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो नॉन क्रिएटिव थी, मतलब वो ये चाहती थी, कायदे आज़म भी कोई बेवकूफ़ नहीं थे, कायदे आज़म बहुत सियाने आदमी थे, तो उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं,
अगर तुम नहीं तो फिर हम भी नहीं। तो उन्होंने नहीं दी। तो ये है खिलाफत मूवमेंट का पूरा। अगर कोई बात मेरी समझ ना आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं सबका कमेंट करता हूँ। और आज के लिए इतना ही। कोई सजेशन देनी हो तो वो भी बताना। खुदा हाफिज़।